डिस्क्लेमर, ये स्टोरी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। इसका उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म या किसी व्यक्ति को ठेस पहुंचाना नहीं है। इसमें दर्शाए गए सभी पात्र, घटना, स्थान लेखक द्वारा लिखी गई लिखकीय कल्पना है और इसे गंभीरता से न लें। धन्यवाद। स्टोरी पसंद आए तो लाइक, शेयर और हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर करें। जयपुर विश्वविद्यालय की गलियों में हवा में हल्की ठंडक थी। राहुल शर्मा के कदम स्वीटी शर्मा के पीछे कुछ अनिश्चित से पड़ रहे थे। स्वीटी की चाल में एक ऐसी लय थी जो किसी प्राचीन महल के नाजुक फूलदान को जीवंत कर देती थी, सुडौल, संतुलित और सम्मोहक। उनकी साड़ी का पल्लू हल्के से लहरा रहा था, जैसे कोई कोमल लहर किनारे को छू रही हो। राहुल का मन एक पल को ठहर गया। उसने सोचा, कोई आश्चर्य नहीं कि हॉस्टल की गलियों से लेकर क्लासरूम तक हर नज़र उनके पीछे खींची चली जाती है। उनकी पीठ का ये दृश्य ही कितनी सुंदरियों को एक झटके में पीछे छोड़ देता है। स्वीटी अचानक रुकी और मुड़ी। उनकी आंखों में एक चमक थी, जैसे सुबह की पहली किरण किसी शांत झील पर पड़ रही हो। सुना है तुमने राष्ट्रीय गणितीय मॉडलिंग प्रतियोगिता के लिए नाम लिखवाया है। उनकी आवाज में एक मधुर गंभीरता थी जो सुनने वाले को बांध लेती थी। राहुल के दिमाग में सुनील यादव का चेहरा उभरा, वह तेज तर्रार काउंसलर, जिसकी पतली काया उसकी हामी सुनते ही छोटे छोटे कदमों में दौड़ पड़ी थी। उसने मन में मुस्कुराते हुए सोचा, सुनील की फुर्ती तो कमाल की है। उसने सिर हिलाया। हाँ। स्वीटी के होंठों पर एक हल्की मुस्कान खिली जो उनके चेहरे को और निखार रही थी। पहले मुझे इस साल हमारे विश्वविद्यालय के नतीजों की थोड़ी चिंता थी। अब वह बोझ मेरे कंधों से उतर गया। वह एक पल को रुकी, जैसे कोई गहरी बात सोच रही हो। मगर सच कहूं, मुझे नहीं लगा था कि तुम इस प्रतियोगिता में कूदोगे। उस दिन क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा कि बच्चों के बीच कोई बड़ा शेर घुस आया है? राहुल के चेहरे पर एक नन्ही हंसी तैर गई। उसने सिर हिलाया। स्वीटी मैम, आप मेरी बहुत तारीफ करती हैं। मुझे तो अभी तक ये भी नहीं पता कि यह गणितीय मॉडलिंग प्रतियोगिता क्या भला है। स्वीटी की भौहें हल्के से उठीं। उनकी नजरों में एक कौतूहल भरी चमक थी, जैसे कोई शिक्षक अपने छात्र की नादानी पर हैरान हो। फिर वह बोली, यह एक राष्ट्रीय टीम प्रतियोगिता है। इसमें कंप्यूटर विज्ञान स्कूल के 2 छात्र और गणित स्कूल का 1 छात्र मिलकर काम करते हैं। गणित के हिसाब और कंप्यूटर डिजाइन का तालमेल होता है। राहुल की भौहें सिकुड़ गईं। कंप्यूटर विज्ञान स्कूल के 2 छात्र। उसकी आवाज में हल्की चिंता झलकी। वह अभी जयपुर विश्वविद्यालय में नया था। कंप्यूटर स्कूल के छात्रों से उसकी जान पहचान नहीं थी। अब क्या होगा? स्वीटी की आंखों में एक शरारती चमक उभरी। वह मुस्कुराई। चिंता मत करो, हमने तुम्हारे लिए 2 बहुत प्यारे कंप्यूटर जीनियस ढूंढ लिए हैं। तुम्हें जरूर पसंद आएंगे। वैसे प्रशिक्षण भवन 1 के कमरा 305 में जाओ। वहां उनसे मिलो और परिचय करो। साथ ही प्रशिक्षक से प्रतियोगिता के नियम समझ लो। राहुल ने कहा, मुझे लगा आप हमारी प्रशिक्षक होंगी। उसकी आवाज में एक हल्की उम्मीद थी। स्वीटी का चेहरा एक पल को ठहरा। फिर वह बोली, नहीं, तुम्हें गणित स्कूल के प्रोफेसर ज़हीर शर्मा मार्गदर्शन करेंगे। उनकी मॉडलिंग की समझ गहरी है। वह तुम्हारे लिए बेहतर होंगे। राहुल ने सिर हिलाया। स्वीटी ने बात को संक्षिप्त किया। उनकी साड़ी का पल्लू हल्के से लहराया और वह तेज कदमों से ऑफिस की ओर बढ़ गईं। उनके पीछे हवा में एक हल्की खुशबू छूट गई, जैसे कोई फूल अपनी मौजूदगी का निशान छोड़ गया हो। प्रशिक्षण भवन 1 का कमरा 305 विशाल था। सूरज की किरणें खिड़कियों से छनकर अंदर आ रही थीं और 20 टेबलों पर रखे कंप्यूटरों की स्क्रीनें चुपचाप चमक रही थीं। लाल और नीली पोशाकों में सिया बिंदिया यादव और सिया शीतल यादव 2 टेबलों पर बैठी थीं। उनकी उंगलियां फोन पर नाच रही थीं। वे राहुल की चैट में कुछ लिख रही थीं, शब्दों का एक ऐसा समंदर जो सैकड़ों पंक्तियों में फैला था। राहुल ने कमरे में कदम रखा। उसकी नज़र सबसे पहले उन पर पड़ी। एक पल को उसका दिल धड़कना भूल गया। उसने सोचा, ये यहाँ क्या कर रही हैं? क्या ये वही है जिन्हें स्वीटी मैम ने प्यारा और जीनियस बताया था? प्यारी तो थी, उनके चेहरों पर एक मासूम चमक थी, मगर जीनियस, ये तो कहीं नहीं दिखता था। वह धीरे धीरे उनके पास गया। हवा में हल्की ठंडक थी और उसके कदमों की हल्की गूंज कमरे में फैल रही थी। उनके करीब पहुंचते ही उसकी नज़र उनकी स्क्रीन पर ठहर गई। दोनों की चैट में लिखा था, नमस्ते, आप सो गए? बास्केटबॉल रोककर मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। चांद बहुत गोल है, देखा? आज आप बास्केटबॉल नहीं खेले, कल जाएंगे न? आज रात आसमान में ढेर सारे सितारे हैं, कल मौसम अच्छा होगा। क्या आप बास्केटबॉल खेलेंगे? आज आखिरकार आपको बास्केटबॉल खेलते देखा, सच में कमाल है। कल क्या आप हमें मैसेज करेंगे? टीचर ने हमें गणितीय मॉडलिंग प्रतियोगिता के लिए नाम लिखवा दिया। पता नहीं किसके साथ टीम बनेगी। थोड़ा डर लग रहा है। वैसे हमेशा पूछना भूल जाती हूँ, आप किस स्कूल से हैं? राहुल के पैर जैसे जम गए। उसकी सांसें एक पल को रुक गईं। उसे अब समझ आया कि वे उसे मैसेज क्यों नहीं भेजती थीं। उनके दिल में एक डर था, एक ऐसा डर जो सैकड़ों शब्दों को लिखने के बाद भी भेजें बटन तक नहीं पहुंच पाता था।
उसे पता था कि वे उसे कितना पसंद करती थीं। उनकी पसंद की रेटिंग 99 थी। उसने सोचा था कि उनसे दूरी बनाकर यह एहसास धीरे धीरे फीका पड़ जाएगा, समय की धूल सब कुछ ढक देगी। मगर वह गलत था। उनकी भावनाएं उसके लिए एक पेड़ की जड़ों की तरह थीं, गहरी, मजबूत और अटल। यह कोई साधारण पसंद नहीं थी, यह एक ऐसी शराब थी जो वक्त के साथ और गहरी और नशीली हो गई थी। सिया बिंदिया और सिया शीतल ने महसूस किया कि कोई पास खड़ा है। उनकी नन्ही उंगलियां फोन पर रुक गईं। वे एक साथ मुड़ीं, 3 जोड़ी आंखें टकराईं। उनके चेहरों पर एक चमक उभरी, खुशी की ऐसी लहर जो छुपाए नहीं छुपती थी। फिर उनकी उंगलियां तेजी से बैकपैक में गईं। दोनों ने पल्स की एक एक बोतल निकाली और राहुल की ओर बढ़ाईं। उनकी आंखों में उम्मीद की एक मासूम चमक थी, जैसे कोई बच्चा अपनी सबसे कीमती चीज पेश कर रहा हो। तभी दरवाजे से प्रोफेसर जहीर शर्मा की भारी आवाज गूंजी। अरे, आप सब यहाँ हैं। उनकी मुस्कान में एक गर्मजोशी थी जो कमरे की ठंडक को थोड़ा कम कर रही थी। सिया बिंदिया और सिया शीतल ने उनकी बात नहीं सुनी। उनकी नजरें राहुल पर टिकी थीं, जैसे दुनिया में और कुछ था ही नहीं। राहुल का दिल पिघल गया। उनके चेहरों पर वह भोलापन, वह बिना शर्त का प्यार, ये सब उसे छू गया। उसने धीरे से अपनी बाहें खोली और उन्हें गले से लगा लिया। सिया बिंदिया और सिया शीतल की सांसें तेज हो गईं। उनके हाथों में पल्स की बोतलें कांप रही थीं। राहुल की गर्मी उनके दिल तक पहुंच रही थी। उनके गोरे चेहरों पर गुलाबी रंग फैल गया, जैसे सुबह की पहली किरण किसी फूल को रंग देती हो। प्रोफेसर जहीर ये देखकर स्तब्ध रह गए। उनकी आंखें चौड़ी हो गईं और मुंह आधा खुला रह गया। हवा में एक सन्नाटा ठहर गया। कमरे की हवा में एक अजीब सन्नाटा था, जैसे समय एक पल के लिए थमसा गया हो। जहीर शर्मा की नजरें अभी भी उस दृश्य पर टिकी थीं। राहुल की बाहों में सिया बिंदिया और सिया शीतल, जिनके चेहरों पर एक नन्ही खुशी खिल रही थी। फिर उन्होंने हल्का खांसा, जैसे उस ठहरे हुए पल को तोड़ना चाहते हों। आप गणित स्कूल से राहुल शर्मा हैं और कंप्यूटर स्कूल से सिया बिंदिया यादव और सिया शीतल यादव, सही? उनकी आवाज में हल्की कड़क थी, मगर उसमें एक अनुभवी शिक्षक की नरमी भी छुपी थी। राहुल ने धीरे से सिया बिंदिया और सिया शीतल को छोड़ा। उनकी गर्मी अभी भी उसके हाथों में महसूस हो रही थी, जैसे कोई कोमल एहसास उसकी उंगलियों में बसा हो। उसने सिर हिलाया। हाँ। जहीर आगे बढ़े। उनके कदमों की गूंज कमरे में हल्के से फैली। मेरा नाम जहीर शर्मा है। मैं गणित स्कूल का प्रोफेसर हूँ। गणितीय मॉडलिंग गणित के औजारों से कंप्यूटर पर मॉडल बनाकर असल दुनिया की समस्याओं को हल करने का तरीका है। वह मुस्कुराए। उनकी आंखों में एक चमक थी, जैसे कोई पुराना सपना फिर से जाग उठा हो। बेशक, आप तीनों अपने अपने स्कूलों में बेहतरीन हैं। मैं इन बुनियादी बातों पर ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। वह एक पल को रुके, जैसे कुछ सोच रहे हों। उनकी नजरें राहुल पर ठहरी। राहुल, तुम सिया बिंदिया और सिया शीतल की स्थिति जानते हो, इसलिए तुम सिर्फ गणितीय गणना और शोधपत्र ही नहीं, प्रस्तुति की जिम्मेदारी भी लो। कोई सवाल? जहीर ने राहुल की ओर देखा, मगर जवाब का इंतजार नहीं किया। कोई सवाल नहीं तो ठीक है। उन्होंने कमरे में एक नजर दौड़ाई। खिड़कियों से आती रोशनी टेबलों पर पड़ रही थी और हवा में हल्की धूल नाच रही थी। अब कुछ आसान प्रशिक्षण शुरू करते हैं। उनकी आवाज में एक उत्साह था। गणित का इस्तेमाल करके एक आरामदायक कुर्सी डिजाइन करो। राहुल का दिमाग तुरंत हरकत में आ गया। उसके जहन में संख्याएं, कोण और आकृतियां नाचने लगी, जैसे कोई नदी अपने किनारों को तराश रही हो। उसने सिया बिंदिया और सिया शीतल की ओर मुड़ा। मेरे लिए डिजाइन करोगी? उसकी आवाज में एक नरमी थी जो उन दोनों के दिलों को छू गई। उनके चेहरों पर अभी भी वह गुलाबी रंग था जो राहुल के गले लगने से फैला था। उनकी आंखें चमकी और वे तेजी से सिर हिलाने लगीं। उनके होठों पर हल्की मुस्कान थी, जैसे कोई बच्चा अपनी पसंदीदा मिठाई पाकर खुश हो गया हो। कमरे में कीबोर्ड की टक टक शुरू हुई। यह आवाज एक मधुर लय की तरह थी जो हवा में तैर रही थी। सिया बिंदिया और सिया शीतल की उंगलियां स्क्रीन पर नाच रही थीं। कुछ ही घंटों में एक आधुनिक कुर्सी का डिजाइन स्क्रीन पर उभर आया। उसकी रेखाएं सटीक थीं, कोण परफेक्ट थे और हर आंकड़ा ऐसा जैसे किसी कारीगर ने घंटों तराशा हो। जहीर की सांसें थम गईं। उनकी आंखें चौड़ी हो गईं और होंठ आधे खुले रह गए। फिर वे बोले, बढ़िया, बहुत बढ़िया। उनकी आवाज में हैरानी और तारीफ का मिश्रण था। तुम्हारी मॉडलिंग काबिलियत मेरी सोच से कहीं आगे है। अगर तुम प्रतियोगिता में ऐसे ही काम करो तो राष्ट्रीय पुरस्कार तो पक्का है। उनके चेहरे पर एक चौड़ी मुस्कान फैल गई। जयपुर विश्वविद्यालय का नाम देश में गूंजता था, मगर गणित के क्षेत्र में हाल के सालों में उसकी चमक फीकी पड़ गई थी। यह उनके जैसे प्रोफेसरों के लिए एक कसक थी। अब उनके सामने एक मौका था, एक ऐसा मौका जो उस चमक को वापस ला सकता था। जहीर की आवाज में जोश आ गया। नहीं, मुझे स्वीटी शर्मा को भी तुम्हारा प्रशिक्षण देने के लिए कहना होगा। वह मॉडलिंग की माहिर हैं। उनकी मदद से तुम उच्च शिक्षा कप तक पहुंच सकते हो। उनकी आंखों में एक सपना चमक रहा था। उच्च शिक्षा कप, वह पुरस्कार जो जयपुर विश्वविद्यालय के लिए अब तक एक दूर का सपना था।
अगर यह टीम उसे हासिल कर ले तो ये गणित स्कूल का गौरव बन जाएगा। ज़हीर ने कुछ और बातें कहीं। उनकी आवाज़ में जल्दबाजी थी। फिर वे तेज कदमों से कमरे से बाहर निकल गए, जैसे कोई बच्चा अपनी नई खिलौने की खबर माँ को सुनाने दौड़ रहा हो। राहुल का चेहरा अजीब हो गया। ज़हीर का कहना था कि स्वीटी मॉडलिंग की विशेषज्ञ थी और उनकी मदद से वह कप जीत सकता था। मगर स्वीटी ने तो कहा था कि ज़हीर इस काम में माहिर हैं और उसे सही रास्ता दिखा सकते हैं। उसने ज़हीर की पीठ को देखा, जो अब गलियारे में गायब हो रही थी। उसने सिर हिलाया और यह उलझन दिमाग से निकाल दी। उसने कमरे को देखा। सूरज की किरणें अब हल्की हो चली थीं। दोनों स्क्रीनों पर बनी कुर्सियां चुपचाप चमक रही थीं। सिया बिंदिया और सिया शीतल की उंगलियों की वह कुशलता, वह तेजी, ये सब उसके दिमाग में गूंज रहा था। उसने कहा, क्या तुम मेरे लिए ऑनलाइन कुछ ढूंढ सकती हो? उनकी आंखें फिर चमकीं। दोनों ने सिर हिलाया, जैसे राहुल का हर शब्द उनके लिए कोई कीमती तोहफा हो। राहुल ने कहा, मुझे सदी पुराना जिनसेंग चाहिए। देखो कहीं बिकता हो। उसने कई बार ऑनलाइन खोज की थी, मगर हर बार खाली हाथ लौटा था। उसे लगता था कि उसकी तकनीकी समझ कम थी। अब इन दोनों की काबिलियत देखकर उसने उम्मीद जताई। कमरे में फिर से कीबोर्ड की टक टक शुरू हुई। यह आवाज़ अब एक संगीत की तरह थी, जो हवा में लहरा रही थी। स्क्रीनों पर अक्षरों की बाढ़ आ गई। कुछ ही पलों में एक खबर उभरी। 7 सितंबर को दिल्ली के चांदनी होटल में नीलामी थी। नीलामी की चीजें, मौर्य काल का अशोक स्तंभ लेख, गुप्त काल का सोने का सिक्का, सदी पुराना जिनसेंग। राहुल की आंखों में एक चमक उभरी। उसका दिल तेजी से धड़का। 7 सितंबर, अगला दिन। शायद कल वह जिनसेंग हासिल कर ले और अपने पिता रमेश शर्मा के लिए मेडिकल पानी का रास्ता खोल दे। सिया बिंदिया, सिया शीतल, तुमने सच में मेरी बड़ी मदद की। उसकी आवाज में खुशी और कृतज्ञता थी। उनके चेहरों पर मुस्कान खिल गई। उनकी आंखें ऐसी चमकी जैसे सितारे अंधेरे में झिलमिलाते हों। नीलामी अगले दिन थी। राहुल का मन अब वहां नहीं ठहर सका। उसे दिल्ली के लिए निकलना था। ज़हीर ऑफिस में तेजी से पहुंचे। उनकी सांसें तेज थीं। खुशखबरी, खुशखबरी। उनकी आवाज में एक बच्चे सा उत्साह था। एक शिक्षक ने पूछा, क्या खुशखबरी? ज़हीर ने कहा, इस साल की मॉडलिंग प्रतियोगिता में हमारा विश्वविद्यालय कम से कम एक राष्ट्रीय पुरस्कार जीतेगा। क्या ये खुशखबरी नहीं? सच में, कोई झूठ। अगर स्वीटी शर्मा भी प्रशिक्षण दे तो उच्च शिक्षा का भी हमारा हो सकता है। ऑफिस में हैरानी की लहर दौड़ गई। स्वीटी ने पूछा, आप राहुल की टीम की बात कर रहे हैं न? लगता है तुम उन्हें जानती हो। स्वीटी, कल से मेरे साथ प्रशिक्षण शुरू करो। स्वीटी ने सिर हिलाया, मैं उन्हें प्रशिक्षण नहीं दूंगी। क्यों? स्वीटी, मैं गारंटी देता हूं कि वे सबसे प्रतिभाशाली टीम है जो मैंने देखी। स्वीटी ने कहा, मैंने डीन से इस बारे में बात कर ली है। मुझे मनाने की कोशिश मत करो। ज़हीर ने उनकी दृढ़ता देखी। उनकी सांसें भारी हो गईं। ठीक है, मैंने अभी राहुल और बाकियों से कहा था कि तुम्हारी मदद से वे कब जीत सकते हैं। अब वे निराश होंगे। स्वीटी की भौहें सिकुड़ीं। उनकी उंगलियां माथे पर ठहर गईं। जयपुर विश्वविद्यालय के हॉस्टल 104 का दरवाजा हल्के से खुला। राहुल शर्मा अंदर आया। कमरे में हल्की गर्मी थी और दीवारों पर पड़ी पुरानी दरारें एक थकी हुई कहानी कह रही थीं। अमित शर्मा, मोहन शर्मा और राजेश गुप्ता की नजरें उस पर टिक गईं। तीनों के चेहरों पर एक बेचैनी थी, जैसे कोई लंबे इंतजार के बाद जवाब की उम्मीद कर रहा हो। फैन भाई, स्वीटी मैम ने फिर ऑफिस बुलाया गणित पर बात करने। अमित की आवाज में जलन थी। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे कोई सपना बार बार टूटने की कसक लिए हो। राहुल ने सिर हिलाया, नहीं, स्वीटी मैम ने मुझे प्रशिक्षण भवन में मॉडलिंग प्रतियोगिता की तैयारी के लिए भेजा। प्रतियोगिता की तैयारी भी होती है। मोहन की भौहें सिकुड़ गईं। उसकी आवाज में शक था, जैसे उसे कोई अनजानी बात सुनाई दी हो। राजेश ने आंखें तरेरीं, क्या स्वीटी मैम ने तुम्हें प्रशिक्षण दिया? उनकी आंखें फिर लाल हो गईं, जैसे कोई जलता हुआ कोयला हवा पाकर भड़क उठा हो। राहुल ने कहा, नहीं, प्रोफेसर ज़हीर शर्मा ने। तीनों की सांसें सामान्य हुईं। उनके चेहरों का तनाव ढीला पड़ा। प्रशिक्षण कोई मायने नहीं रखता था, मायने रखती थी स्वीटी मैम। अमित की नज़र राहुल के हाथों पर गई। वह सामान बांध रहा था। फैन भाई, कहाँ जा रहे हो? हाँ, कुछ ज़रूरी काम है। दिल्ली जाना है। उसकी आवाज़ में एक हल्की जल्दबाजी थी। अमित ने कहा, रास्ते में ध्यान रखना। उसकी आवाज़ में दोस्ती की गर्मी थी। राहुल ने सिर हिलाया। उसकी उंगलियां बैग की जिप पर तेजी से चली और वह बाहर निकल गया। गलियारे की ठंडी हवा उसके चेहरे को छू गई। अभी वह ज्यादा दूर नहीं गया था कि उसकी जेब में फोन की मधुर धुन गूंजी। स्क्रीन पर प्रकाश यादव का नाम चमका। राहुल भाई, अच्छी खबर है, मुझे सदी पुराने जिनसेंग का पता चल गया। प्रकाश की आवाज में एक बच्चे सी उत्तेजना थी, जैसे उसने कोई खजाना ढूंढ लिया हो। राहुल की सांसें तेज हुईं। क्या दिल्ली के चांदनी होटल की नीलामी में? अरे, राहुल भाई को पहले से पता है।
प्रकाश की आवाज में हैरानी थी, जैसे कोई रहस्य अचानक खुल गया हो। राहुल के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान फैल गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। सिया बिंदिया और सिया शीतल की खोज ने उसे उम्मीद दी थी, मगर प्रकाश की पुष्टि ने उस उम्मीद को सच में बदल दिया। जिनसिंग वहां था। हाँ, अभी अभी पता चला। मैं दिल्ली जा रहा हूँ। अच्छा, मैं भी कुछ दिनों से दिल्ली नहीं गया। साथ चलूं? प्रकाश की आवाज में उत्साह था। बढ़िया रहेगा। राहुल की आवाज में राहत थी। उसे नहीं पता था कि चांदनी होटल की नीलामी में क्या नियम होंगे। प्रकाश का साथ कई मुश्किलें आसान कर सकता था। ठीक है, हवाई अड्डे पर मिलते हैं, प्रकाश ने कहा। जयपुर का हवाई अड्डा रात के अंधेरे में भी चमक रहा था। ऊंची छतों पर रोशनी की लहरें नाच रही थीं और यात्रियों की भीड़ एक नदी की तरह बह रही थी। ग्रे शर्ट और बड़े चश्मों में प्रकाश दूर खड़ा था। उसने हाथ हिलाया। राहुल भाई, यहाँ। उसकी आवाज भीड़ के शोर में हल्के से गूंजी। राहुल ने अपनी कलाई पर नजर डाली। घड़ी की सुइयां तेजी से आगे बढ़ रही थीं। वक्त हो गया, चलो विमान में चढ़ें। रोलेक्स डेटोना। प्रकाश की आंखें चौड़ी हो गईं। राहुल भाई, तुमने ये घड़ी कहाँ से ली? उसकी आवाज में एक बच्चे सी खुशी थी। राहुल ने हल्के से मुस्कुराया। बस एक घड़ी है, यादव आयुर्वेद के लिए यह बड़ी बात नहीं न। प्रकाश की हंसी में एक कड़वाहट थी। यादव आयुर्वेद का पैसा पापा के पास है। मुझे हर साल थोड़े से पैसे मिलते हैं। अपनी कार के लिए मैंने 1 साल तक खर्च बचाया। तुम्हारी रोलेक्स डेटोना के लिए मुझे 1 और साल की मेहनत करनी पड़ेगी। राहुल ने कहा, तुम्हारे माता पिता बेहतर हैं। मुझे कार और रोलेक्स सीधे दे दी। उसकी आवाज में एक सादगी थी। प्रकाश की आंखों में एक चमक उभरी। वैसे राहुल भाई, बता सकते हो कि तुम्हारा परिवार किस धंधे में है? शायद हम साथ में कोई कारोबार कर सकें। उसकी आवाज में उम्मीद थी। उसे राहुल की कार और घड़ी से उसकी माली हालत का अंदाजा हो गया था। स्वीटी मैम से उसकी नजदीकी भी कुछ कह रही थी। अगर यादव आयुर्वेद और राहुल का परिवार करीब आए तो यह एक बड़ा मौका हो सकता था। राहुल ने एक पल सोचा और सच कहा, मेरा परिवार जयपुर में एक छोटी कपड़े की दुकान चलाता है। शायद तुम्हारे परिवार के साथ कारोबार न हो सके। प्रकाश को छोटी दुकान पर यकीन नहीं हुआ। उसने इसे राहुल की नम्रता समझा। उसके दिमाग में जयपुर की बड़ी कपड़ा कंपनियां घूमने लगी, मगर कोई नाम याद नहीं आया। जरूरी नहीं, शायद किसी दिन हम किसी प्रोजेक्ट पर साथ काम करें। राहुल मुस्कुराया और ज्यादा नहीं बोला। दोनों बात करते हुए वीआईपी प्रतीक्षालय में गए। हवा में कॉफी की हल्की खुशबू थी और कुर्सियों पर बैठे लोग चुपचाप अपने फोन देख रहे थे। वे प्रथम श्रेणी में सवार हुए। विमान की उड़ान शांत थी। 2 घंटे बाद वे दिल्ली पहुंच गए। हवाई अड्डे से बाहर निकलते ही एक मर्सिडीज S500 चमक रही थी। यादव आयुर्वेद की सबसे बड़ी शाखा दिल्ली में थी और यह गाड़ी उनकी थी। राहुल शांत गाड़ी में बैठा। उसने खिड़की से बाहर देखा। ऊंची इमारतें आसमान को छू रही थीं और पुराने आंगन समय की कहानियां सुना रहे थे। उसने मन में सोचा, सच में ये देश का आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र है। प्रकाश ने फोन नीचे रखा। राहुल भाई, हम आज सही वक्त पर आए। शीतल बाग में आज एक आयोजन है। अभी वक्त है, साथ चलें। उसकी आवाज में एक शरारत थी। राहुल ने सोचा, जिनसिंग की खोज ने उसे सिखाया था कि दोस्त बनाना जरूरी है। रात को करने को कुछ नहीं था। उसने सिर हिलाया। ठीक है, चिंता मत करो, मजा आएगा। प्रकाश मुस्कुराया। शीतल बाग दिल्ली के तीसरे रिंग के पास एक बड़ा बंगला था। दरवाजे पर फरारी, पोर्श और बेंटले जैसी गाड़ियां खड़ी थीं। हॉल में बारबेक्यू, शानदार मछली और ढेर सारी मिठाइयां थीं। लोग ब्रांडेड कपड़ों में थे। बिकिनी में लड़कियां स्विमिंग पूल के पास हंस रही थीं। माहौल गुलजार था। प्रकाश ने धीरे से कहा, राहुल भाई, कोई पसंद आए? नहीं, राहुल ने सिर हिलाया। इतनी सारी छोड़ दी। राहुल भाई, तुम्हारी पसंद मेरी तरह ऊंची है। प्रकाश ने एक बिकिनी में लड़की को देखा। उसकी आंखें चमकी। तुम आराम से चुनो, मैं पहले जाता हूँ। उसने कपड़े ठीक किए, शराब का गिलास उठाया और लड़की की ओर बढ़ गया। शीतल बाग का हॉल शोर और रंगों से भरा था। तभी एक लंबे काले बालों वाली खूबसूरत लड़की धीरे धीरे अंदर आई। उसने सफेद जंपसूट और हिप्स कट पहनी थी। उसकी गोरी त्वचा चमक रही थी और उसकी काया हर कदम के साथ उभर रही थी। राहुल को याद आया कि उसकी बिल्डिंग मैनेजर प्रदीप शर्मा की काया इससे मिलती थी, मगर ये लड़की उससे कहीं आगे थी। शायद सिर्फ स्वीटी मैम ही उससे मुकाबला कर सकती थीं। उसने अपनी सच्ची नज़र से देखा। चेहरे का मूल्य 97, पसंद की रेटिंग 50, 97 का स्कोर, स्वीटी मैम से थोड़ा कम। यह एक शानदार सुंदरता थी। हॉल में कई लोग उसे देखने लगे। वे उसकी ओर बढ़े। प्रकाश, जो अभी शराब लेकर बिकिनी लड़की के पास था, अब इस लड़की की ओर मुड़ा। जल्द ही वह लोगों से घिर गई। राहुल ने सिर हिलाया। सुंदर लड़कियां अच्छी थीं, मगर उनके पीछे कुत्ते की तरह लगना उसके बस की बात नहीं थी। उसने चारों ओर देखा। उसकी नज़र पास के सफ़ेद पियानो पर टिक गई।
खड़े रहना बोरिंग था। वह पियानो की ओर बढ़ा और बैठ गया। उसने एक सांस ली और अपनी पतली उंगली काले सफेद कीज पर रखी। तेज और मधुर स्वर उभरे। हंस रही लड़कियां रुक गईं। स्विमिंग पूल में तैर रही बिकिनी लड़की पानी से निकली और रिंग पर लेटकर सुनने लगी। दूर की स्कर्ट वाली लड़की ने भी सिर उठाया। सबकी नजरें पियानो पर थीं, राहुल पर थीं। संगीत बढ़ता गया। उनके दिमाग में लगा जैसे उनके पंख निकल आए हों। वे तितलियां बनकर उड़ रही थीं, आजाद, हल्की, खुश। उनकी आंखों में राहुल फूलों के बीच चमकती तितली था। वे मंत्रमुग्ध हो गईं। गीत खत्म हुआ। जोरदार तालियां बजीं। कमाल का बजाया, शानदार। स्कर्ट वाली लड़की लंबे कदमों से आए। वह मुस्कुराए। पहली बार किसी को प्रेम का सपना इतना अच्छा बजाते सुना। राहुल हैरान हुआ, फिर बोला, आपकी तारीफ बहुत है। शराब लेंगे? लड़की ने गिलास बढ़ाया। राहुल ने गिलास लिया और हल्के से छुआ। उसने धीरे से शराब मुंह में डाली। गला नर्म, स्वाद मीठा, खुशबू बरकरार। पीने के बाद भी एहसास रहता है। अच्छी शराब। लड़की की आंखें चमकीं। आपको शराब की समझ है। राहुल की हरकतें साधारण थीं मगर कुशल। उसकी टिप्पणी ऐसी थी जैसे वह शराब का मालिक हो। थोड़ा बहुत, राहुल ने कहा। लड़की को उसकी नम्रता अच्छी लगी। बातचीत बढ़ी। वह राहुल को समझ नहीं पाए, उल्टा वह और रहस्यमय लगा। वह उसके करीब जाना चाहती थी। पहले जो लड़कियां लोगों से बात कर रही थीं, अब चुप थीं। वे दूर से राहुल और स्कर्ट वाली लड़की को देख रही थीं। वे चाहती थीं कि वह लड़की चली जाए ताकि उन्हें मौका मिले, मगर उनकी उम्मीद टूटी। राहुल ने लड़की की पतली कमर पर हाथ रखा और शीतल बाग के निजी कमरे की ओर बढ़ गया। उस रात न राहुल सोया, न वह लड़की। कमरे का बिस्तर पूरी रात हिलता रहा। अगले दिन राहुल की आंखें खुलीं। कमरे में वह अकेला था। उसने खाली चादर और टेबल पर रखे नोटों को देखा। उसने आंखें मिचमिचाईं। ये क्या? उसने सिर हिलाया और कपड़े पहनकर उठा। उसका फोन हिला। 2 मैसेज आए। रात के 12 बजे भारतीय स्टेट बैंक में 7,10,300 रुपये जमा हुए। 10:10 बजे भारतीय स्टेट बैंक में 6,50,00,000 रुपये जमा हुए। पहला मैसेज देखकर राहुल को हैरानी नहीं हुई। हर सुबह उसे करीब 7 लाख मिलते थे। मगर दूसरा मैसेज 6,50,00,000। फोन फिर बजा। ये प्रदीप शर्मा का कॉल था, जो उसकी बिल्डिंग का प्रबंधक था। राहुल जी, नमस्ते। मैं प्रदीप शर्मा, शक्ति टावर से। क्या मैंने आपको परेशान किया? प्रदीप ने सावधानी से कहा। राहुल ने कहा, नहीं, मैं जाग गया हूँ। क्या बात है? प्रदीप ने कहा, कल आपके कहने पर मैंने शक्ति टावर की सभी कंपनियों का अगले साल का किराया जमा कर लिया। कुल 6,50,00,000। कल बैंक में दिक्कत थी, आज जमा हुआ। आपको मिला? राहुल ने कहा, हाँ, अच्छा काम किया। आपकी तारीफ के लिए शुक्रिया। यह मेरा काम है, अब आपका आराम न बिगाड़ूं। नमस्ते। राहुल के होठों पर हल्की मुस्कान आई। उसके पास अब 8,10,00,000 थे। प्रकाश नीचे इंतजार कर रहा था। उसने राहुल को देखा। राहुल भाई, कल तुमने हमें डुबो दिया। हमें? राहुल ने पूछा। हाँ, कल सारी लड़कियां तुम्हारी ओर थीं। बाकियों का कुछ नहीं बना। मेरा भी नहीं, प्रकाश ने कहा। उसकी आंखें लाल थीं। उसे शिकायत थी। राहुल ने हल्का खांसा। वैसे चांदनी होटल की नीलामी कब है? प्रकाश ने वक्त देखा। 12:30 बजे। अभी चलें तो ठीक रहेगा। राहुल ने सिर हिलाया। चलो। चांदनी होटल दिल्ली के दूसरे रिंग पर था। इसकी बाहरी दीवार संगमरमर की थी। अंदर की सजावट भारतीय थी, नक्काशीदार खंभे, लटकते दिए और चंदन की खुशबू। प्रकाश ने यादव आयुर्वेद का नाम बताया। उन्हें तीसरी मंजिल का एक कमरा मिला। कमरा छोटा था, मगर सागौन की मेज कुर्सियां थीं। प्रकाश और राहुल अंदर गए। एक सुंदर वेटर मुस्कुराता हुआ आया। उसने चमड़े का मेन्यू दिया। कुछ चाहिए? प्रकाश ने मेन्यू राहुल की ओर बढ़ाया। यहाँ का खाना और चाय अच्छे हैं। राहुल भाई, देखो क्या खाओगे? राहुल ने कहा, एक पॉट दार्जिलिंग चाय, जूस में भुनी मछली, 4 मौसम की सब्जी, मसाला चिकन, हल्का मटन सूप और एक रोस्ट मुर्गी। यह एक पॉट चाय, 5 व्यंजन और एक नाश्ता था। मगर चांदनी होटल में सबसे सस्ती सब्जी 300 रुपये की थी। बाकी चीजें 1,000 से ऊपर थीं। ये खाना करीब 20,000 रुपये का था। राहुल और प्रकाश के लिए ये छोटी रकम थी। चांदनी होटल के कमरे में बैठे राहुल और प्रकाश हॉल को देख रहे थे। ऊंचे दिए, नक्काशी और पुरानी सजावट एक अलग ही दुनिया की तरह थी। राहुल ने पूछा, यहाँ की नीलामी के कोई खास नियम हैं? प्रकाश ने कहा, ज्यादा नियम नहीं। जो चीज पसंद आए, टेबल पर रखा बोर्ड उठाओ और कीमत बढ़ाओ। वह सोचकर बोला, बस एक बात है, नीलामी से पहले पर्याप्त पैसा तैयार रखना होगा, वरना परेशानी होगी। राहुल ने सिर हिलाया। दोनों कुछ देर बात करते रहे। प्रकाश को पेट में दिक्कत हुई और वह कमरे से निकल गया। तभी 12 बजे राहुल का फोन हिला। लाल लिफाफा आया। बधाई हो, आपको 10 रुपये मिले। बधाई हो, आपको 10,000 रुपये मिले।
बधाई हो, आपको 1 बोतल शाही दारू मिली। बधाई हो, आपको 3 रुपये मिले। बधाई हो, आपको 2000 रुपये मिले। राहुल को कुल 30,000 से ज्यादा रुपये और 1 शाही दारू मिली। उसने नजर उठाई, एक शानदार ड्रैगन पैटर्न वाली बोतल सामने थी। प्रकाश कमरे में लौटा, उसने बोतल देखी। राहुल भाई, ये क्या है? दारू, बढ़िया दारू, चखोगे? बढ़िया दारू, जरूर, पैकिंग देखकर ही स्वाद पता चलता है। प्रकाश ने होंठ चाटे। राहुल ने बोतल उठाई और गिलास में डाला। प्रकाश ने कहा, राहुल भाई इतना धीरे क्यों? पहले डिकेंटर में डालो। राहुल ने डिकेंटर में डाला। दारू की तेज खुशबू कमरे में फैल गई। प्रकाश ने कहा, कमाल की दारू, ये रंग कितना खूबसूरत। वह लार टपकाने लगा। राहुल ने उसका गिलास भरा। प्रकाश ने जल्दी से पी लिया। कमाल की दारू। राहुल ने भी एक घूंट लिया और सिर हिलाया। एक बुजुर्ग कुर्ते में और एक लंबी लड़की कमरे के पास से गुजरे। बुजुर्ग ने सूंघा और हल्के से हम कहा। वह रुके और दरवाजा खटखटाया। प्रकाश ने पूछा, क्या खाना अभी बाकी है? राहुल ने कहा, शायद सब आ गया। प्रकाश ने कहा, अंदर आएं। राहुल के चेहरे पर शक था। प्रकाश का मुंह खुला रह गया। माफ करें, आपके खाने में दखल दिया, बुजुर्ग ने कहा। प्रकाश ने मुंह बंद किया। कोई दिक्कत नहीं, क्या आप शंकर प्रसाद शर्मा हैं? मुझे जानते हो, बुजुर्ग ने कहा। प्रकाश का चेहरा सम्मान से भर गया। नमस्ते शंकर जी, मैं प्रकाश यादव हूँ, सुरेश यादव का पोता। मैं दादाजी के साथ उत्तरी व्यापार सभा में आपसे मिला था। शंकर ने याद किया, सुरेश का पोता, तुम्हारे दादाजी की चिकित्सा कला शानदार है। उन्होंने मेरी बीमारी में मदद की थी। अगली बार उनसे मिलो तो मेरा नमस्ते कहना। दादाजी को आपकी बात सुनकर खुशी होगी, प्रकाश ने कहा। यादव परिवार जयपुर का बड़ा परिवार था, मगर शंकर का परिवार पूरे भारत में शीर्ष पर था। शंकर प्रसाद शर्मा उनके परिवार का आधार थे। मैं यहाँ दारू की खुशबू से आया, शंकर ने कहा। उनकी आंखें शाही दारू पर टिकी थीं। प्रकाश कुछ बोल नहीं पाया। अगर यह उसकी होती तो वह पूरी बोतल शंकर को दे देता, मगर यह राहुल की थी। राहुल ने कहा, आपको भी दारू पसंद है? पहले पी है, उसका स्वाद आज भी याद है, शंकर ने कहा। राहुल ने कहा, हमने अभी खाना खाया है, अगर आपको बुरा न लगे तो साथ बैठकर पी लें। फिर मैं संकोच नहीं करूंगा, शंकर मुस्कुराए। लड़की ने कहा, दादाजी आपकी तबीयत, थोड़ी दारू से कुछ नहीं होगा, शंकर ने कहा। वह बैठ गए। शंकर ने डिकेंटर देखा। 30 लाख की शाही दारू को डिकेंटर में बर्बादी है। प्रकाश के हाथ कांप गए। उसकी चम्मच गिर गई। शंकर जी, आपने दारू की कीमत क्या कही? शंकर ने कहा, शाही दारू 1992 में बनी थी। कुल 10 बोतलें थीं, 9 पी ली गईं। 2 साल पहले आखिरी बोतल 32 लाख में बिकी थी। ये दुनिया की आखिरी बोतल होगी। नीलामी में कम से कम 40 लाख की होगी। प्रकाश ने गला साफ किया। उसका चेहरा हैरानी से भरा था। 40 लाख की दारू। चांदनी होटल के छोटे से कमरे में शाही दारू की खुशबू हवा में तैर रही थी। राहुल शर्मा को प्रकाश यादव के मन में उमड़ते विचारों का अंदाजा नहीं था। उसने शंकर प्रसाद शर्मा के लिए एक गिलास भरा और शांत स्वर में कहा, शंकर दादाजी लीजिए। शंकर ने गिलास उठाया। पहले उसे नाक के पास ले जाकर सूंघा, जैसे कोई पुरानी याद को फिर से जी रहा हो। फिर धीरे से मुंह में डाला। उनके चेहरे पर संतोष की लहर दौड़ गई। हाँ, यही स्वाद है, गहरा, नर्म और लंबा, शाही दारू के लायक। उनकी आवाज में एक पुरानी शराब की तरह गहराई थी। राहुल ने उनकी आंखों में चमक देखी। उसने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, लगता है आपको सच में पसंद है। बोतल में कुछ बाकी है, यह आपको देता हूँ। क्या तुम इसे मुझे दे रहे हो? शंकर की भौहें ऊपर चढ़ गईं। उनकी आंखों में हैरानी थी। ये दुनिया की आखिरी शाही दारू है। उन्होंने राहुल को गौर से देखा। उसकी हरकतें इतनी स्वाभाविक थीं, जैसे वह कोई साधारण चीज दे रहा हो। उनके पास ये बोतल थी और उनकी बातों से लगता था कि वह भी दारू का शौकीन था। शंकर को पता था कि किसी शौकीन से ऐसी दारू लेना कितना मुश्किल होता है। ये दिल से एक टुकड़ा काटने जैसा था। राहुल ने शांत स्वर में कहा, शाही दारू सच में गहरी और शानदार है। ये हर तरह से परफेक्ट है, लेकिन कभी कभी परफेक्शन सबसे अच्छा नहीं होता। थोड़ी कमी इसे और खास बनाती है। इस नज़र से देसी और फ्लाइंग दारू बेहतर हैं। यह मुझे उतना पसंद नहीं। इसे उस तक जाना चाहिए जो इसे समझे। शंकर ने राहुल की बात सुनी। उनके झुर्रियों भरे चेहरे पर रंग बदलते रहे। 20 साल के लड़के का दारू पर ऐसा ज्ञान उनके लिए नया था। वह ठहाका मारकर हंसे। अगर ऐसा है तो मैं इसे ले लूंगा। वह एक पल रुके। मैंने अपना परिचय नहीं दिया। मेरा नाम शंकर प्रसाद शर्मा है। अगर तुम्हें बुरा न लगे तो मुझे शंकर दादाजी कहो। पास खड़ी लड़की शालिनी शर्मा हैरान थी। उसने अपने दादाजी को किसी युवा से ऐसा कहते कम ही देखा था। राहुल ने हल्के से सिर झुकाया। हाय शंकर दादाजी, मेरा नाम राहुल शर्मा है। ठीक है, हाँ हाँ, शंकर की हंसी कमरे में गूंजी।
चांदनी होटल में मधुर संगीत की धुन बजी। शंकर ने गिलास नीचे रखा। नीलामी शुरू होने वाली है, मैं अब चलता हूँ। राहुल, फिर मिलेंगे शंकर दादाजी, राहुल ने कहा। प्रकाश ने जल्दी से कहा, नमस्ते शंकर जी। शंकर और शालिनी गए। प्रकाश की आंखों में चमक थी। राहुल भाई, तुम उन्हें शंकर दादाजी कहते हो? राहुल ने सादगी से कहा, उनकी उम्र करीब 80 होगी न। दादाजी कहना क्या गलत है? शर्मा परिवार देश का शीर्ष परिवार है और यह शंकर जी की वजह से। अगर लोग जाने कि तुम उन्हें दादाजी कहते हो तो सबके दांत निकल आएंगे। प्रकाश की आवाज में उत्तेजना थी। राहुल ने हल्के से मुस्कुराकर प्रकाश को देखा। प्रकाश ने डिकेंटर में पानी डाला और उसे पी लिया। राहुल ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, क्या कर रहे हो? ये दुनिया की आखिरी शाही दारू है, बर्बाद नहीं होनी चाहिए, प्रकाश ने गंभीरता से कहा। राहुल कुछ बोल नहीं पाया। उसकी आंखों में हल्की हंसी थी। दूसरे कमरे में शालिनी ने शंकर के लिए चाय का कप भरा। फिर वह बोली, दादाजी, आप राहुल शर्मा से इतने करीब क्यों हैं? शंकर ने चाय का घूंट लिया और स्वाद लेते हुए कहा, ये लड़का शानदार है, गहरा है, इसका भविष्य असीम है। एक दिन यह बादलों को चीरकर ड्रैगन बन जाएगा। शालिनी की आंखें सिकुड़ गईं। उसने अपने दादाजी को किसी युवा की इतनी तारीफ करते रेल को सुना था। उसकी नज़र राहुल के कमरे की ओर गई, जैसे वह उसे फिर से देखना चाहती हो। हॉल में एक लाल साड़ी वाली खूबसूरत महिला 5 लड़कियों के साथ आई, जिनके हाथों में दिए थे। वह धीरे धीरे बीच में पहुंची। उसकी मुस्कान में चुंबक था। सबका चांदनी होटल में स्वागत है। इस नीलामी में कई खजाने हैं। उम्मीद है आप अपनी पसंद की चीज ले सकें। इसके अलावा नीलामी की 20% रकम आपके नाम से दान में जाएगी। तो आज की नीलामी शुरू होती है। उसकी आवाज में एक जादू था जो हॉल में गूंज रही थी। यह कोई भाषण नहीं, बल्कि एक मधुर गीत की तरह था। जल्द ही एक चिकना जैड का कटोरा सामने आया। महिला ने कहा, गुप्त काल का सोने का सिक्का। ये सिक्का कभी सम्राट चंद्रगुप्त के खजाने का हिस्सा था। इसकी बनावट, नक्काशी और सामग्री इसे उस युग का शिखर बनाती है। शुरुआती कीमत 3 लाख। आवाज खत्म होते ही बोली शुरू हुई। 5 लाख, 8 लाख। जब कीमत 20 लाख पर पहुंची, बोली धीमी पड़ गई। आखिरकार ये 23 लाख में बिका। फिर 2 और प्राचीन वस्तुएं और एक चित्र बिके। राहुल और प्रकाश को इनमें रुचि नहीं थी। वे चाय पीते रहे, कभी कभी बात करते, जैसे कोई जल्दी ना हो। तभी एक नई चीज सामने आई। महिला ने कहा, आयुर्वेद और कथाओं में सदी पुराने जिनसेंग के चमत्कारों का जिक्र है। लोग इसे ढूंढते हैं, मगर असली जिनसेंग दुर्लभ है। आज हमारे पास एक सच्चा सदी पुराना जिनसेंग है। शुरुआती कीमत 4 लाख। एक पुराना जिनसेंग हॉल के बीच में रखा गया। तीसरी मंजिल के एक कमरे से विवेक मल्होत्रा ने गोल चेहरे पर हल्की मुस्कान लाते हुए कहा, हाल में थोड़ी कमजोरी लग रही है, ये जिनसेंग ठीक रहेगा। 5 लाख। उसने बोर्ड उठाया। उसी पर राहुल ने अपना बोर्ड उठाया। 50 लाख। कीमत 10 गुना बढ़ गई। हॉल में सन्नाटा छा गया। राहुल जिनसेंग को हर हाल में लेना चाहता था। वह धीरे धीरे बोली नहीं बढ़ाना चाहता था, यह उसके लिए समय की बर्बादी थी। बाकी लोग बोर्ड नीचे रखने लगे। कोई मूर्ख नहीं था। 50 लाख में जिनसेंग लेना समझ से बाहर था, और इतनी बड़ी बोली लगाने वाले से दुश्मनी मोल लेना बुद्धिमानी नहीं थी। हॉल में सबकी नजरें राहुल और प्रकाश के कमरे पर थीं। राहुल शांत था, जैसे कुछ हुआ ही न हो, मगर प्रकाश की आंखें हैरानी से फैल गईं। वह जानता था कि राहुल जिनसेंग की तलाश में है। इसके लिए वह जयपुर से दिल्ली तक आया था। फिर भी 10 गुना बोली बढ़ाना। राहुल भाई, कमाल है। उसने अंगूठा दिखाया। उसी वक्त विवेक मल्होत्रा ने उनकी ओर देखा। उसका चेहरा सख्त हो गया। तो ये प्रकाश यादव है। अच्छा मौका है। खेलना चाहते हो? मैं तुम्हारे साथ खेलता हूँ। उसने बोर्ड उठाया। 52 लाख। विवेक का प्रकाश से पुराना बैर था। उसे लगा कि उसकी 5 लाख की बोली के बाद तुरंत 50 लाख बोलना उसे नीचा दिखाने की चाल थी। प्रकाश हैरान था। यादव आयुर्वेद से जुड़े होने के कारण उसे औषधियों की समझ थी। सदी पुराना जिनसेंग कीमती था, मगर उसकी कीमत 20 लाख तक ही ठीक थी। 50 लाख बहुत ज्यादा था। राहुल की बोली से साफ था कि वह इसे लेना चाहता है। फिर भी कोई बोली बढ़ा रहा था। उसने विवेक के कमरे की ओर देखा। विवेक मल्होत्रा। उसका चेहरा सख्त हो गया। उसने राहुल से कहा, विवेक से मेरा पुराना झगड़ा है। वह जानबूझकर कीमत बढ़ा रहा है। 20 लाख का जिनसेंग ठीक है, इससे ज्यादा देना ठीक नहीं। पहले छोड़ दो, मैं और लोगों से ढूंढवाऊंगा। जल्द ही दूसरा जिनसेंग मिल जाएगा। राहुल ने शांत स्वर में कहा, पैसा ही तो है, कोई बात नहीं। उसने बोर्ड उठाया। 1 करोड़। हॉल में सन्नाटा छा गया। प्रकाश की सांसें थम गईं। वह जानता था कि राहुल का परिवार मजबूत है, मगर 1 करोड़ की बोली, जैसे यह 1000 रुपये हों। वास्तव में राहुल को अब पैसे की परवाह नहीं थी।
वह मानता था कि यादव आयुर्वेद की ताकत से दूसरा जिनसेंग मिल सकता है, मगर वह इंतजार नहीं करना चाहता था। हर दिन का इंतजार उसके पिता रमेश शर्मा के लिए दर्द का एक और दिन था। विवेक का चेहरा काला पड़ गया। पहले उसकी 5 लाख की बोली पर 50 लाख और अब 52 लाख पर 1 करोड़। ये चुनौती थी। उसने बोर्ड को जोर से पकड़ा मगर हाथ नहीं उठाया। उसका परिवार धनी था मगर उसकी जेब में साल भर के लिए कुछ करोड़ ही थे। 1 करोड़ देना मुश्किल था। अगर राहुल पीछे हट जाए तो। वह ठंडी नजरों से राहुल को देखते हुए बोला, लड़के तुम में दम है। नीलामी आगे बढ़ी। अगली चीजें प्राचीन चित्र और मूर्तियां थीं। राहुल को इनमें रुचि नहीं थी। वह चुप रहा। जब आखिरी चीज 48 लाख में बिकी तो नीलामी खत्म हुई। 2 लंबी लड़कियां एक नक्काशीदार लकड़ी का डिब्बा लेकर आईं। एक ने मुस्कुराते हुए कहा, साहब यह आपका सदी पुराना जिनसेंग है, जांच लीजिए। प्रकाश ने कहा, वाह यही है 1 करोड़ का जिनसेंग। राहुल ने जिनसेंग उठाया और अपने सिस्टम पर ध्यान दिया। क्या सदी पुराना जिनसेंग जमा करना है? उसकी आंखें चमकीं। यह असली था। उसने पूछा, पैसा कहाँ देना है? वह इसे जल्दी लेना चाहता था। यहाँ कार्ड स्वाइप करें। दूसरी लड़की ने पीओएस मशीन दी। ठीक है, राहुल ने कार्ड दिया। बीप, 1 करोड़ कट गया। उसी पल उसके दिमाग में एक आवाज गूंजी, सिस्टम अपग्रेड LV5। LV5 पुरस्कार, हर सांस पर 20 रुपये, हर सेकंड की नींद पर 20 रुपये, हर कदम पर 20 रुपये। पुरस्कार रोज 24 बजे खाते में आएंगे। अपग्रेड खर्च 3.02 लाख 50 लाख। LV5 मिशन सिस्टम शुरू। राहुल की आंखों में चमक थी। अब उसे हर दिन कम से कम 14 लाख मिलेंगे। उसने मिशन सिस्टम देखा। मिशन सिस्टम, जब मालिक किसी वस्तु या घटना को छूता है तो एक मिशन शुरू होता है और पुरस्कार मिलता है। लड़कियों ने जिनसेंग रखा और कहा, चांदनी होटल में आपका समय मंगलमय हो। वे चली गईं। प्रकाश ने कहा, राहुल भाई तुम बहुत खुश लग रहे हो। जिनसेंग मिल गया। खुश तो होना ही है, राहुल ने कहा। गलियारे में भारी कदमों की आवाज आई। विवेक मल्होत्रा 2 लड़कों के साथ अंदर आया। प्रकाश ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, विवेक यहाँ क्या कर रहे हो? विवेक ने प्रकाश को अनसुना किया। उसकी ठंडी नजरें राहुल पर टिकीं। लड़के तुम बहुत उड़ रहे हो। राहुल ने सोचा और हल्के स्वर में कहा, पैसे नहीं है तो नीलामी में मत आया करो। इतना शोर क्यों? तू। विवेक का चेहरा लाल हो गया। उसके पीछे के लड़के आगे बढ़े जैसे राहुल को सबक सिखाना चाहते हों। गलियारे से शंकर की गहरी आवाज आई, यहाँ कुछ शोर हो रहा है। राहुल, मदद चाहिए। राहुल ने कहा, बस छोटी बात है शंकर दादाजी, आपको तकलीफ नहीं दूंगा। ठीक है, कुछ हो तो बताना। शंकर आगे बढ़े मगर जाते वक्त विवेक पर एक ठंडी नजर डाली। विवेक का शरीर कांप गया। उसके माथे पर पसीना छलक आया। शर्मा परिवार का आधार शंकर प्रसाद शर्मा, और वह राहुल को भाई कह रहा था। उसने किससे पंगा ले लिया? विवेक मल्होत्रा का चेहरा पीला पड़ गया। मल्होत्रा परिवार दिल्ली में एक अच्छी ताकत था मगर शर्मा परिवार के सामने यह एक बड़ी चींटी से ज्यादा नहीं। शंकर प्रसाद शर्मा इसे नष्ट करना चाहें तो बस एक सांस लेने की देर थी, और उसने उस लड़के से पंगा लिया जिसे शंकर भाई कह रहा था। उसके मन में डर की लहर दौड़ गई। आखिरकार वह झुक गया और हाथ जोड़कर बोला, राहुल भाई अभी कुछ गलतफहमी हुई, माफ करें। विवेक जैसे अमीरजादे के लिए चेहरा सबसे कीमती था। झुककर माफी मांगना उसके लिए जहर पीने जैसा था, मगर यह करना जरूरी था। उसे पता था कि अगर राहुल नाराज रहा तो मल्होत्रा परिवार पर आफत आ सकती थी। राहुल ने उसे एक नजर देखा। इंसान को शांत रहना चाहिए, वरना इस बार माफी से काम चल गया, अगली बार शायद न चले। हाँ, राहुल भाई सही कहते हैं, विवेक ने सिर झुकाकर कहा। राहुल ने आगे कहा, वैसे मैंने तुम्हें उकसाने की कोशिश नहीं की। मुझे जिनसेंग चाहिए था और बार बार बोली बढ़ाने का मन नहीं था। विवेक ने चुपचाप सिर हिलाया। अगर यह बात पहले कही होती तो वह इसे बकवास कहता, मगर अब वह कुछ नहीं बोला। उसने कमर और झुकाई और चुपचाप चला गया। प्रकाश हंस पड़ा। राहुल भाई तुमने देखा, विवेक ऐसा कभी नहीं दिखा। बिल्कुल कछुए का नाती लग रहा था। मजा आ गया। राहुल मुस्कुराया और बाहर की ओर बढ़ा। दोनों मर्सिडीज S500 में बैठे। गाड़ी एक लिफ्ट के पास रुकी जहां एक बुजुर्ग जमीन पर पड़ा था, सीने को पकड़े हुए। पास में एक लड़की घबराई हुई थी। राहुल ने गौर से देखा, ये शंकर प्रसाद शर्मा और उनकी पोती शालिनी थे। रुक, राहुल ने कहा। प्रकाश ने ब्रेक मारा और दोनों बाहर निकले। जल्दी, दादाजी को अस्पताल ले चलो, शालिनी चीखी। राहुल और प्रकाश ने शंकर को गाड़ी में डाला और नजदीकी संयुक्त अस्पताल की ओर बढ़े। रास्ते में शालिनी ने शंकर के हाथ थामे आंसुओं की बाढ़ लिए। दादाजी आप ठीक हो जाएंगे, उसकी आवाज कांप रही थी। प्रकाश ने गाड़ी तेज करने की कोशिश की मगर दिल्ली की भीड़ ने रास्ता रोका। राहुल ने कहा, मैं चलाता हूँ। प्रकाश को उसकी ड्राइविंग याद थी।
दोनों ने जगह बदली। नियम तोड़ने में दिक्कत नहीं, राहुल ने पूछा। बिल्कुल नहीं, प्रकाश ने कहा। राहुल ने गाड़ी दौड़ा दी, गाड़ियों के बीच से हर रुकावट को पार करते हुए। 10 मिनट में मर्सिडीज संयुक्त अस्पताल के सामने रुकी। शालिनी ने पहले ही फोन कर दिया था। डॉक्टर और नर्स दरवाजे पर इंतजार कर रहे थे। वे शंकर को स्ट्रेचर पर ले गए, जांच और इलाज शुरू करते हुए। वीआईपी वार्ड के बाहर शालिनी के आंसू थम नहीं रहे थे। वह दादाजी की हालत से डरी थी। अगर कुछ हुआ तो वह खुद को माफ न कर पाएगी। गलियारे में भारी कदमों की आवाज आए। शैलेंद्र शर्मा और कई लोग आए। शैलेंद्र ने शालिनी से पूछा, क्या हुआ? शालिनी ने आंसू पोंछते हुए कहा, दादाजी के साथ चांदनी होटल गए थे। पार्किंग में उनकी तबीयत बिगड़ गई। क्या खाया था? किसी ने पूछा। चाय, एक केक और थोड़ी शाही दारू, शालिनी ने कहा। क्या? उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी दारू? शैलेंद्र चिल्लाया। शशांक शर्मा ने डिकेंटर देखा। भैया, शाही दारू थी, हम भी दादाजी को रोक नहीं पाते। शैलेंद्र का गुस्सा ठंडा पड़ा। फिर पूछा, ये दारू नीलामी से ली? नहीं, राहुल शर्मा ने दी और हमें अस्पताल भी वही लाया। शालिनी ने राहुल की ओर इशारा किया। सबकी नजरें राहुल पर गईं। प्रकाश घबरा गया। हम कमरे में पी रहे थे, शंकर जी खुशबू से आए, बाद में पार्किंग में उन्हें देखा तो लाए। शालिनी ने कहा। हाँ, और दादाजी ने राहुल की बहुत तारीफ की थी। ओह, शैलेंद्र और शशांक हैरान थे। वे अपने पिता की ऊंची नजरों को जानते थे। शैलेंद्र ने कहा, शंकर को अस्पताल लाने के लिए शुक्रिया। प्रकाश ने राहत की सांस ली। कोई बात नहीं, ये हमारा फर्ज था। वार्ड का दरवाजा खुला। डॉक्टर थके हुए बाहर आए। शैलेंद्र ने पूछा, पिताजी कैसे हैं? एक गंजे डॉक्टर ने हिचकते हुए कहा, फिलहाल हम मशीनों और दवाओं से कुछ घंटे तक हालत संभाल सकते हैं। शर्मा परिवार पर जैसे आसमान टूट पड़ा। शंकर प्रसाद शर्मा ने ही शर्मा परिवार को बनाया था। उनकी हर सांस इस परिवार की नींव थी। अगर वह गए तो यह विशाल इमारत ढह सकती थी। सबके चेहरों पर भारीपन था। शालिनी का चेहरा पीला पड़ गया। वह दादाजी के साथ अकेली निकली थी। अगर कुछ हुआ तो वह क्या करेगी? उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। गलियारा उदासी से भर गया। शैलेंद्र ने मुश्किल से पूछा, डॉक्टर, कोई और रास्ता नहीं? गंजा डॉक्टर चुप रहा, फिर बोला, फिलहाल नहीं। शैलेंद्र ने गहरी सांस ली। ठीक है। वह वार्ड की ओर बढ़ा। वह अपने पिता के आखिरी पल साथ बिताना चाहता था। तभी राहुल, जो चुपचाप पीछे खड़ा था, बोला, शायद मैं शंकर दादाजी को बचा सकूं। शैलेंद्र रुक गया। सबकी नजरें राहुल पर टिक गईं। प्रकाश का चेहरा पीला पड़ गया। डॉक्टर ने कहा था कि इलाज नहीं हो सकता। राहुल ये क्या कह रहा था? अगर वह बचा ले तो ठीक, मगर क्या ये संभव था? उसके माथे पर पसीना छलक आया। वह राहुल को रोकना चाहता था, मगर शर्मा परिवार की नजरों के आगे कुछ बोल न सका। शैलेंद्र राहुल के पास आया। तुम पिताजी को बचा सकते हो? कोशिश कर सकता हूँ, पक्का वादा नहीं, राहुल ने कहा। वह जिनसेंग जमा करके मेडिकल पानी खरीद सकता था, मगर यह शंकर को ठीक करेगा या नहीं, उसे यकीन नहीं था। उसने मदद की ठानी। एक तो शंकर उसे अच्छे लगे थे, दूसरा नीलामी में उनकी मदद को वह भूला नहीं था। फिर कोशिश करो, शैलेंद्र ने कहा। आप मुझ पर भरोसा करते हैं? राहुल ने पूछा। मैं पिताजी की नजरों पर भरोसा करता हूँ, शैलेंद्र ने कहा। राहुल ने सिर हिलाया। जब मैं इलाज करूंगा तो वार्ड में कोई और या कैमरा नहीं होना चाहिए। ठीक है, शैलेंद्र ने कहा। किसी ने कहा, उनके पास कुछ घंटे हैं, अगर हम आखिरी बार न देख पाए तो। राहुल ने कहा, चिंता न करें, मैं 1 घंटे में बाहर आऊंगा। वह वार्ड में चला गया। दरवाजा बंद हुआ। गलियारा फिर उदास हो गया। राहुल ने वार्ड में शंकर को देखा। उनके शरीर पर नलियां थीं और वह बेहोश थे। उसने आह भरी, फिर जेब से जिनसेंग निकाला। क्या सदी पुराना जिनसेंग जमा करना है? हाँ। जिनसेंग गायब हो गया। उसके दिमाग में मेडिकल पानी की किताब में जिनसेंग का चित्र उभरा। मेडिकल पानी खरीदने की अनुमति मिली। मेडिकल पानी पीने से शरीर के सारे घाव ठीक होते हैं। कीमत 1 करोड़। खरीदो। 50 मिलीलीटर का पारदर्शी घोल उसके हाथ में आया। उसने बुदबुदाया, उम्मीद है ये काम करे। उसने पानी शंकर के मुंह में डाला और उनकी हालत देखने लगा। वह उत्सुक था। यह पानी उसके पिता के लिए भी था। 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट। शंकर का इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम पहले हल्का था, अब बड़ी लहरें बनने लगीं। उनका पीला चेहरा धीरे धीरे लाल होने लगा। 30 मिनट बाद शंकर की आंखें खुलीं। वह उठ बैठे। बाहर गलियारे में शर्मा परिवार बेचैन था और लोग आ गए। एक बुजुर्ग 2 लोगों के सहारे आया। शैलेंद्र ने कहा, नमस्ते चाचा जी, पिताजी कैसे हैं? सुना किसी युवा ने इलाज शुरू किया? बुजुर्ग ने पूछा। हाँ, पिताजी उसे पसंद करते हैं, शैलेंद्र ने कहा। गलियारे में और कदमों की आवाज आई। विश्वनाथ गुप्ता आए हैं। शर्मा परिवार की आंखों में चमक थी।
विश्वनाथ देश के मशहूर चिकित्सक थे। विश्वनाथ जी, आप आए, शैलेंद्र ने कहा। शंकर मेरा दोस्त है, उसकी हालत खराब है, मैं कैसे ना आऊं? मुझे ले चलो, विश्वनाथ ने कहा। शैलेंद्र ने हिचकते हुए कहा, राहुल शर्मा इलाज कर रहा है, उसने किसी को अंदर आने से मना किया। कौन? विश्वनाथ ने पूछा। पिताजी उसे पसंद करते हैं, वह आधे घंटे से अंदर है, 1 घंटे में निकलेगा। ऐसा? विश्वनाथ ने कहा। पहले उनकी जांच दिखाओ। एक डॉक्टर ने कागज दिए। विश्वनाथ ने देखा और चिल्लाया, क्या? शंकर की हालत इतनी खराब है, मुझे अंदर जाना होगा। शैलेंद्र का दिल डूब गया। वह राहुल की बात भूलकर विश्वनाथ को लेकर दरवाजे की ओर बढ़ा। तभी दरवाजा खुला। राहुल धीरे से बाहर आया। शर्मा परिवार की नजरें उस पर टिकीं। सब डरे हुए थे। वे उम्मीद नहीं करते थे कि राहुल शंकर को बचा लेगा, मगर उन्हें बुरा समाचार सुनने का डर था। शैलेंद्र ने पूछा, पिताजी कैसे हैं? वह विश्वनाथ को अंदर ले जाने वाला था। तभी वार्ड से हल्की खांसी की आवाज आई। फिर एक परिचित चेहरा दिखा। सब पहले हैरान हुए, फिर खुशी से भर गए। शंकर ठीक थे। शैलेंद्र ने कहा, पिताजी आप बिस्तर से क्यों उठे? आपकी तबीयत? वह आगे बढ़कर सहारा देने लगा। शंकर की आवाज में ताकत थी। मैं ठीक हूँ, राहुल की वजह से, उसने मुझे बचाया। शर्मा परिवार को पहले से अंदाजा था, मगर शंकर की बात सुनकर भी वे हैरान थे। प्रकाश की जान में जान आई। उसकी पीठ पसीने से भीग गई थी। अगर कुछ गलत हुआ होता तो क्या होता? शैलेंद्र ने झुककर कहा, राहुल भाई शुक्रिया। राहुल ने उसे सहारा देते हुए कहा, शैलेंद्र भैया बहुत औपचारिकता मत करो, ये छोटी सी मदद थी। वैसे भी शंकर दादाजी ने मेरी मदद की थी। शंकर ने हंसते हुए कहा, मेरी मदद क्या? राहुल, तूने मेरी जान बचाई और पूरे शर्मा परिवार को संभाला, ये औपचारिकता तुझे शोभा देती है। उन्होंने विश्वनाथ की ओर देखा। पुराने दोस्त, तुम्हें तकलीफ हुई? विश्वनाथ ने हाथ हिलाया। हमारे बीच ये तकलीफ क्या? मैं तुम्हारी जांच करूं। ठीक है, शंकर ने कहा। विश्वनाथ ने शंकर की नब्ज पकड़ी। कुछ देर बाद उनकी भौहें सिकुड़ गईं। शैलेंद्र ने पूछा, पिताजी कैसे हैं? विश्वनाथ ने कहा, पहले खून की जांच और सीटी करवाओ। सब कुछ जल्दी हुआ। कुछ मिनटों में रिपोर्ट्स विश्वनाथ के हाथ में थीं। उन्होंने देखा और बोले, पुराने दोस्त तुम पूरी तरह ठीक हो? हाँ, ठीक है। शंकर खुश हुए। शर्मा परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। शर्मा परिवार के घर में हॉल की मेज पर ढेर सारी मिठाइयाँ और व्यंजन थे। शंकर के कहने पर राहुल बीच में बैठा। शंकर और शैलेंद्र उसके दोनों ओर थे। शंकर ने कहा, आज मैंने दारू की खुशबू सूंघी और यह मेरी जान बचाने वाली बनी। दारू सच में कमाल की चीज है। राहुल, ये चक कैसी है? उन्होंने राहुल के लिए गिलास भरा। राहुल ने गिलास सूंघा और पिया। मुंह में नर्म, पेट में आग और स्वाद लंबा। देसी दारू में सबसे बेहतरीन। हाँ, शंकर खुश हुए। शैलेंद्र ने गिलास उठाया। राहुल, पिताजी को बचाने के लिए फिर से शुक्रिया। फिर शालिनी, शशांक और बाकियों ने भी राहुल को गिलास उठाया। राहुल ने सबके साथ पिया। दावत मजे से चली। खाने के बाद राहुल ने खिड़की से बाहर देखा। दिल्ली के दूसरे रिंग पर ऐसा खूबसूरत घर कल्पना करना मुश्किल है। शैलेंद्र ने कहा, राहुल तुम्हें ये पसंद है? हमारा एक और घर यहाँ पास में है, तुम्हें दे देते हैं। राहुल थका सा रह गया। ये घर नहीं, महल था। 5000 वर्ग मीटर से ज्यादा। दिल्ली में ये 50 करोड़ से कम नहीं। ये बहुत कीमती है। मैं जयपुर में रहता हूँ, दिल्ली कम आता हूँ। शंकर ने कहा, राहुल बहुत औपचारिकता मत कर, ये बस एक घर है। मेरी जान के आगे क्या कीमत? अभी कम आते हो, मगर आगे बार बार आओगे, ये घर काम आएगा। राहुल ने सोचा, और मना करना बनावटी लगेगा, फिर मैं ले लेता हूँ। शंकर ने उसे रुकने को कहा, मगर राहुल ने कहा कि उसे जयपुर जाना है। टिकट बुक थी। शैलेंद्र ने खुद रोल्स रॉयस चलाकर उसे हवाई अड्डे छोड़ा। वीआईपी लाउंज में प्रकाश उछल रहा था। राहुल भाई, नहीं फैन भाई, तुम कमाल हो, तुम्हें इलाज आता है और तुमने शंकर दादाजी को बचा लिया। वह शंकर प्रसाद शर्मा हैं। जब तुमने कहा कि उन्हें बचाओगे तो मैं डर से कांप गया था। बताओ तुम और क्या क्या कर सकते हो? राहुल ने प्रकाश को देखा और मुस्कुराया। प्रकाश ने कहा, आज मैंने शंकर जी के साथ खाना खाया, पापा को पता चलेगा तो खुशी से पागल हो जाएंगे। फिर गंभीर होकर बोला, फैन भाई शुक्रिया। राहुल ने हाथ हिलाया। कोई बात नहीं। शर्मा परिवार के घर में शंकर खिड़की के पास खड़े थे। दूर बहता पानी देखकर उनका चेहरा शांत था। शैलेंद्र कागजों का ढेर लेकर आया। पिताजी, ये राहुल की जानकारी है। शंकर ने देखा, उनके चेहरे पर उदासी छाई। तो ये शक्ति समूह का नेता है, तभी इतना खास है। उन्होंने कहा, अब से राहुल से सबसे अच्छे रिश्ते बनाओ। हाँ, शैलेंद्र ने कहा। आगे के एपिसोड सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारी चैनल द